यानी बच्चों कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो कल हम आपको बता चुके हैं इतिहास के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, इतिहास क्या होता है, इतिहास की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों होती है, उसका महत्व। और आज आपको पहले चैप्टर पर ले जाना है। थोड़ी से इस चैप्टर से पहले आपको कुछ हम और बता देते हैं कि इतिहास लिखने वाले जो इतिहासकार होते हैं वो अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यानी अपने अपने नजरिए से, अपने अपने दृष्टिकोण से वो घटनाओं को लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर इतिहासकार एक ही जैसा लिखे। इसीलिए आप लोग बच्चे जब बुक लेते हैं किताब तो अन्य अन्य राइटर के लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें वही होती है, थोड़ी सी फर्क होता है, क्योंकि हर राइटर अपने अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं। ये हमने आपको समझाया था कि एक ही घटना होती है, उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और अलग अलग तरीके से उसको लिख देते हैं, लेकिन बात वही होती है, तारीख सब वही होता है, बस केवल लिखने का तरीका अलग होता है। तो आपके पास यदि कोई बुक मौजूद है तो आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे आपके विद्यालय में जो चलता है वो साहित्य भवन की किताब चलती है। बच्चों, आज हम आपको पहले चैप्टर पर ले चलेंगे। आपके बुक से जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, वो हम आपको समझाएंगे। उसमें से कुछ अंश आपको समझाना है। तो यहाँ पे पहला पाठ आपका है ईंटें, मणके तथा अस्थियां। बच्चे ईंटें कहने का मतलब समझते हैं, अस्थियां भी समझते हैं, लेकिन मनके नहीं समझते। मनके नहीं जानते मनके क्या होता है, तो हम आपको मनके के बारे में बता देंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सिंधु सभ्यता का इतिहास है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता जो खुदाई से प्राप्त हुई, खुदाई में मिली। तो इस सिंधु सभ्यता में ईंटें, मनके और अस्थियां, ये चीजें सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई तो उसमें इन चीजों को लोगों ने पाया। तो इसीलिए इस पाठ का नाम लिखा है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यानी वहाँ पे जब खुदाई हुई तो ईंटें, पत्थर, ये सब चीजें मिली। उसके बाद मनके और अस्थियां भी मिली। मनके के बारे में आपको बताना है, लेकिन आप अभी ऐसे सुने कि मनके और अस्थियां, वहाँ पर ये चीजें मिली। अब आइए हम आपको ले चलते हैं कि मनके क्या होता है। तो मनके जैसे एक मोती होती है, आभूषण बनाने की चीजें होती हैं, तो मनका चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, हर प्रकार का मनका होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में ये सोने का 6 लड़ियों वाला एक मनके का सुंदर हार भी मिला है। मनके का सुंदर हार मिला है। इससे तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि इसका आभूषण वगैरह बनता था। बहुत जगह मनके से कुछ और तात्पर्य निकालते हैं मिट्टी की चीजों को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे यही है कि एक ऐसी रूप उसको दे देते थे जैसे सोने का भी होता था मनका, और मड़ियों का होता था, और काचली मिट्टी का, पक्की मिट्टी का, अन्य कार्बनिक धातु, जिप्सम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम जो है यहाँ पे मनका बनाने का प्रयोग करते थे। उसमें सोने का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर सिलखड़ी की भी बनी होती थी। सिलखड़ी क्या होती है? सिलखड़ी एक मुलायम पत्थर होती है, तो उसका भी मनका बनाया जाता था। चन्हुदड़ों और लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है, कारखाना और भट्टियां मिली हैं। तो इससे लगता है कि यहाँ पे जो है मनका बनाने का कारखाना था, मनकों का निर्माण यहाँ पे होता था। तो मनका एक ऐसी चीज है जिससे आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, हार है,
माला है, इस तरह से, और वो गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार हर तरह से होता था। कई जगहों पर अलग अलग धातुओं के मनके मिले हैं, कहीं कांचनी मिट्टी के, कहीं सोने के, कहीं अन्य कार्नेलियन एक धातु है, ऐसी कई चीजों के बने हुए मनके प्राप्त हुए हैं। तो बहुत जगहों पे मनके प्राप्त हुए हैं और बहुत जगहों पे अस्थियां मिली, जानवरों की अस्थियां। जैसे कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, लेकिन हड़प्पा की खुदाई में एक जगह पे घोड़े की मूर्ति मिली और उसके जबड़े की हड्डी और भी ऐसे कई चिन्ह मिले हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सिंधु निवासी हड़प्पा के लोग घोड़े से भी परिचित थे। तो यहाँ पे लेकिन कुछ इतिहासकारों ने दिया है कि वे परिचित नहीं थे, लेकिन इस प्रमाण को देख करके लगता है कि ये परिचित, ये प्राचीन इतिहास है। आपको पहले बताया था कि प्राचीन इतिहास में तिथियों की कमी। प्राचीन भारत के इतिहास में तिथियों की कमी है। जहाँ कहीं भी तिथियां मिली है, सन मिला है, तो वहाँ पे जो प्रमाण पाए गए हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाणिक साक्ष्य मिल गए हैं जिसके आधार पर हम तिथियों का निर्माण कर पाए हैं और प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी कर पाए हैं। बच्चों, आपको भारत का ही नहीं, विश्व का इतिहास है, इसमें पूरे विश्व के इतिहास की झांकी मिलेगी। पहले था इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते थे, लेकिन अब केवल इंडियन हिस्ट्री नहीं है, उसमें विश्व का इतिहास है। तो सब कुछ आपको पढ़ना है, इंडियन से भी है और भी चीजें हैं जो विश्व से सम्मिलित की गई हैं। तो ये प्राचीन सभ्यता खुदाई से हमें प्राप्त हुई है। ये आपको पता हो गया, ईंटें, मलकी तथा अस्थियां, तमाम जानवरों की हड्डियां और भी चीजों की हड्डियां हमें वहाँ खुदाई से मिली हैं, जिससे हमें उस समय के इतिहास को, सिंधु सभ्यता के इतिहास को जानने में जो है सुविधा हुई है। अच्छी तरह हम उसको समझ पाए हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं हड़प्पा के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज खुदाई से हुई, तो इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं हड़प्पा कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, ये जानने की जरूरत है। अभी आपने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता, कुछ सिंधु सभ्यता, कुछ लोग सैंधव सभ्यता, इस तरह नामों से उसको जानते हैं। तो अब हम आगे आते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के भी जान सकते हैं, हमने लिखा है। तो यहाँ पे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। तो हड़प्पा की सभ्यता दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की और यह हड़प्पा, यह संप्रति जो यह हड़प्पा है, यह संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। जो आपको बोर्ड पर हमने लिख दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं और इससे आपको जानकारी होने में सुविधा भी होगी। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की जो संप्रति है, ये संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। समझ में आ गया कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, 1921 ईस्वी में की और यह संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज राखादास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखादास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की और यह संप्रति
के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अब हम आते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई तो उसमें बहुत सारी तमाम वस्तुएं मिली हैं। तो उन वस्तुओं के नाम हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई, सिंधु घाटी की खुदाई हुई, तो वहाँ पे जो है मोहरे, मटके, मृदुहांड, पाट, मूर्तियाँ, पत्थर तथा इमारतें भी मिली हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे लिख दिया जिससे आप पढ़कर भी जान सकते हैं, इसको बोलने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता से मोहरे, मटकी, मृदुहांड, बाट, पत्थर, मूर्तियाँ और इमारतें मिली हैं। अब इन चीज़ों के बारे में भी हमको आपको बताना है। जैसे मोहरों के बारे में, मृदुहांड से तात्पर्य होता है मिट्टी के बर्तन, मृदुहांड मिट्टी के बर्तन, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मटके, बाट, बाट से तात्पर्य जो नाप तौल के बटखरे होते हैं उसको बाट कहते हैं। तो इस तरह, और पत्थर, कई तरह के पत्थर हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, इमारतें हैं और ये सब सारी चीज़ें मिली हैं। सिंधु सभ्यता की इमारतें जो भवनें प्राप्त हुई वो आज के भवनों से मिलती जुलती हैं। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ईंटें, मटके और रस्सियाँ सिंधु सभ्यता में मिली। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को यहाँ हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और इसकी खोज इसने की और इसने सन में की। ये सारी बातें लिखी हुई हैं मोहनजोदड़ो के बारे में भी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की और यह कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में। ये लिखा नहीं है और यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसे था। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन यानी सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। वहाँ मातृ देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। सिंधु सभ्यता के निवासी के सामाजिक जीवन के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के साधन, ये सारी चीजें आते हैं। तो समाज में यानी जीने के लिए वो क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते थे, यही उनका सामाजिक जीवन है। तो समाज में वो लोग रहने के लिए भोजन, कैसा भोजन खाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, क्या उनके मनोरंजन के साधन थे, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और तो भोजन पे हम आते हैं। सिंधु निवासियों के सामाजिक जीवन में भोजन, तो भोजन में गेहूँ, जौ, तिल, चावल, दाल, इन सभी चीज़ों से सिंधी निवासी परिचित थे। ये इनका मुख्य भोजन था। और इसके अलावा वे खजूर और बहुत सारी ऐसे फलों से भी परिचित थे। कहने का कुल मतलब है कि ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। तो बच्चों आज बस इतना ही, इसके बाद इसके आगे कल